हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। तो हमने आपका एक नया बैच शुरुआत किया है आपका भारतीय संविधान और छत्तीसगढ़ इतिहास के साथ। और आप में से जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अभी अब हम आपको इससे रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए, हम आपका जो पिछले क्लास में हमने आपको जो पढ़ा था भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, हमने कुछ जानकारी हमने देखा था, हमने कुछ पढ़ा था राज्य के बारे में, व्यवस्था के बारे में। उसके बाद राज्य के हम अनिवार्य तत्वों को देखे थे। राज्य के अनिवार्य तत्वों के बाद हमने आपका सरकारी शासन को देखा था, कितने प्रकार के शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था में हमने राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह, साम्यवाद, विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्था को देखा। उनमें हमने लोकतंत्र को फिर आपका देखा। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आपका लागू है यहाँ पर, और विभिन्न देशों में आपके यही चल रहा है। कुछ एक आध देश होते हैं जहाँ पर आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, जिसमें मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया था, किसी देश में तो नहीं, लेकिन एक गांव के प्रशासन के लिए ग्राम सभा जो आपका एक प्रशासन होता है, तो ग्राम सभा शासन करती है गाँव में, उसी को हम आपका प्रत्यक्ष आपका लोकतंत्र भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आपका लोकतंत्र के चार अंग या चार स्तंभ बताया था मैंने, जिसमें मुख्यतः बेसिकली तीन ही होते हैं आपके, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक चौथा स्तंभ हम आपका ऐसे जोड़ दिए हैं या फिर उसको बोला जाता है उसको, वो है आपका मीडिया। फिर हमने एक और बताया था प्रशासन के आपके दो स्वरूप होते हैं, एक होता है एकात्मक, एक संघात्मक। उस पर हम आपका आगे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उसमें मुख्य परीक्षा से भी प्रश्न आए हुए हैं उसमें से, तो उसको भी हम एक बार उसको देखेंगे। और हमारे वनडे के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए, जो लास्ट क्लास में हमने आपका पढ़ा था राज्य व्यवस्था, तो मैंने बताया था राज्य व्यवस्था आपका दो शब्दों से बना है आपका, तो राज्य की व्यवस्था। अब ये राज्य की व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि ये व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था का आशय यहाँ पर हम आपका देखें तो व्यवस्था का आशय यहाँ पर संगठन से होता है। संगठन जो बृहद आपका संगठन, जो बड़ा संगठन होता है। अगर छोटा सा समूह है तो उसको संगठन कहते हैं, लेकिन जब संगठन बड़ा हो जाता है तो उसी को हम आपका क्या कहते हैं, व्यवस्था। राज्य के बारे में मैंने बताया था आपको, राज्य हमने चर्चा किया था, और इसी राज्य को हम आपका किससे आश्रय ले सकते हैं, सरकार से। सरकार मतलब गवर्नमेंट, क्लियर ना। अब इस सरकार में हम आपका देखेंगे, जैसे आप सभी को सामान्य से अगर चालू भाषा में, जैसे मोदी सरकार, भूपेश बघेल सरकार, तो जो सरकार होती है तो क्या उसमें नरेंद्र मोदी जी होते हैं या फिर भूपेश बघेल होते हैं, क्या नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो होते हैं, लेकिन वो लोग आए कैसे हैं, राजनीतिक दलों से आए हैं, राजनीतिक तरीकों से वो आपका आ गए, मतलब एक राजनीतिक आपके पदाधिकारी हो गए। लेकिन इन राजनीतिक पदाधिकारियों की सहायता के लिए भी क्या होते हैं, कुछ और भी अधिकारीगण होते हैं जो उनको क्या करते हैं, प्रशासन करने में आपके सहायता प्रदान करते हैं। मतलब सरकार भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, सरकार के अंदर जो होते हैं दो प्रकार से हम आपका देख सकते हैं। एक होता है आपका राजनीतिक होता है, और दूसरा क्या होता है आपका गैर राजनीतिक। तो आपका यहाँ पर राज्य हम सरकार से ले रहे हैं, और यहाँ पर राजनीति या फिर गैर राजनीति से आपके दोनों प्रकार के आपके समूह लोग मिलकर क्या करते हैं, राज्य की अवधारणा या फिर राज्य की जो संकल्पना उसको फुलफिल करते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में अधिकारीगण भी बोल सकते हैं, जो अधिकारी होते हैं। अर्थात इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं, जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्यों का जो संगठन, व्यवस्था मतलब क्या है, संगठन। यहाँ पर इसको हम आपको किससे डिनोट कर सकते हैं, संगठन। तो एक ऐसा संगठन जो किसका समूह होगा आपका, जहाँ पर राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्यों का संगठन, जिनका काम क्या है आपका, शासन करना। शासन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जनता के कार्यों को प्रबंधित करने, जनता के कार्यों को नियंत्रित करने, जनता को सेवाएं प्रदान करने क्या कहलाता है आपका, शासन। शासन कौन करता है, सरकार। सरकार में कौन कौन होते हैं आपके, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, और इन्हीं के राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन जो समूह होगा, जिस संगठन को, और इसी संगठन को हम संपूर्ण रूप से क्या बोल देते हैं, राज व्यवस्था। क्लियर है तक? तो राज व्यवस्था आपको समझ आया होगा, जहां पर राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन को हम आपका क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। चलो, ये तो हो गया आपका राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है, इनका राज आपका जो संगठन है हमने तो बता दिया कि ये आपके संगठन हो गए। लेकिन ये संगठन काम कैसे करेगा, ये जो समूह है, ये जो आपका व्यवस्था है, ये काम कैसे करेगा। हमने तो बता दिया कि आपका राजनीतिक गैर राजनीतिक उसका काम कैसे करेगा। तो इसके काम करने के लिए सभी देशों में मुख्यतः एक आपके मार्गदर्शिका को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, या एक गाइडलाइन तैयार किया जाता है। समान भाषा सरल भाषा में समझे तो मतलब आपको काम करना है, तो आपके काम करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे टाइम टेबल बना लेते हैं कि मेरा टाइम टेबल है, मॉर्निंग उठूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इतना टाइम इतना पढ़ना है, इतना टाइम ये एक्टिविटी है, ये काम करूंगा। आप अपने आप को सेटल करने का प्रयास करते हैं। अगर आप
मतलब व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। अगर आप व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो कुछ भी कोई काम करेगा, कोई व्यवस्थित नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है ना भाई। यहाँ तो संगठन है जहाँ पर सरकार चलानी है, तो सरकार चलाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, मार्गदर्शिका चाहिए। और वो मार्गदर्शिका क्या होती है, और वही मार्गदर्शिका को हम आपका कहते हैं आपका संविधान। क्या कहते हैं हम आपको इसको, संविधान। संविधान कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है आपका मार्गदर्शिका। मतलब इसी के अनुसार आपका क्या संचालित होता है, आपका राज्य व्यवस्था संचालित होता है। हम अपने राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या बनाते हैं, आपका संविधान। सभी देश होते हैं, अधिकांश देश आपके संविधान निर्माण करते हैं अपने अपने देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। चाहे यह संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी क्या है, अलिखित में ब्रिटेन के संविधान को मानकर चलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लिखित संविधान है, अब ये लिखित संविधान या फिर इसका जो राज्य व्यवस्था की जो मार्गदर्शिका है आपका संविधान होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संविधान का आपका क्या मतलब होता है। संविधान का मैंने एक छोटा सा परिभाषा भी दिया हुआ था। कैसे परिभाषा दिया था, संविधान नाम सही है, दो शब्दों से बना है, तो बना है आपका संविधान विधान, और विधान किस शब्द से आया है आपका विधि। विधि मतलब क्या होता है, कानून। मतलब नियमों कानूनों का क्या है यहाँ पर संग्रह है, या फिर विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों का संग्रह को हम क्या कहते हैं सरल भाषा में संविधान। लेकिन ये संविधान आमतौर पर ऐसे बनाया जाता है कि कोई भी बना सकता है कि संविधान को नहीं, बल्कि संविधान को बनाने के लिए आपका एक बहुत बड़ी क्या होती है, आपका मेंबर्स होते हैं। मतलब पूरे बहुत बड़ी एक सभा बनाई जाती है, कमेटी होता है, जहां पर विभिन्न विशेषज्ञ लोग मिलकर बहुत ज्यादा विचार विमर्श विश्लेषण करके क्या किया जाता है, उसको अंतिम परिणति प्रदान की जाती है। तो इसलिए संविधान का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और कल मैंने आपको बताया था हमारे भारत देश के संविधान को बनाने के लिए हमने आपका क्या निर्माण किया था, सबसे पहले संविधान सभा निर्माण किया था, जहां पर पूरे भारत के आपके हर क्षेत्र से, हर भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा हुआ जहां से उनके प्रतिनिधि नहीं आए होंगे, चाहे वो नामांकित हो, चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो आपको निर्वाचित हो। तो आप संविधान सभा पे आए, संविधान सभा में मिलकर, संविधान सभा के लोगों ने ही मिलकर आपका किसको बनाया, आपका संविधान को बनाया। और मैंने कल आपको बताया था संविधान सभा आपका किसका काम कर रहा था, उस समय आपका संसद या विधायिका की तरह कार्य कर रहा था। और कभी भी कोई विधायिका कुछ बनाती है, कुछ पारित करती है, कुछ आपके नियमों को या फिर जो भी विधेयक होता है, तो उसी को हम आपका क्या कह देते हैं, कानून। तो इसीलिए हम एक सरल भाषा में इसको क्या कहते हैं, संविधान को हम आपका कानून कहते हैं। क्या है आपका कानून। और कानून आपका किसी को लिख देते हैं तो वो क्या है आपका दस्तावेज के माध्यम से हम उसको लिखे हुए हैं। बनाना भर नहीं बल्कि उसको क्या करना है, ड्रॉप तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। और संसद संविधान सभा ने इसको क्या किया, आपका पारित किया है। और पारित किया है मतलब आपको इसको उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा दर्जा देकर रखा है किसको, संविधान को। और एक ऐसा आपका सर्वोच्च है आपका। और इसलिए इसकी सरल परिभाषा बन जाती है, संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो अन्य कानूनों से क्या है, सर्वोच्च है। या सरल भाषा में इसको और कर सकते हैं, संविधान एक ऐसा सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। क्यों बनाया इसको हमने, अभी थोड़ी देर पहले बताया, राज्य व्यवस्था का संचालन करने के लिए। तो इसका हम परिभाषा अगर देखेंगे तो संविधान एक ऐसा कानूनी सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। आगे बात आप लोग को समझ, मैंने बोला था संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर बताऊंगा। आज मैं आपको हल्का सा, कोई बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, आपको बस सामान्य जानकारी रखना है, कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ, राज्य व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर ऐसे राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्यों का संगठन है जो आपका क्या करती है, शासन करने का काम करती है। शासन मतलब जनता के कार्यों को प्रबंधित या जनता को सेवाएं प्रदान करना। लेकिन आपका काम कैसे करेगी, उसके लिए हमने आपका क्या करते हैं, मार्गदर्शिका लिखकर रखा हुआ है हमने अलग से आपका। और मार्गदर्शिका छोटा मोटा मार्गदर्शिका नहीं बल्कि इसको हमने आपका कानूनी स्वरूप दिया है। इसको हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण अहम दस्तावेज बनाते हैं, और दस्तावेज बनाने को कानूनी रूप प्रदान करते हैं। लेकिन कानूनी रूप प्रदान करेंगे तो आपका कानून सामान्य कानून है क्या, नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कानून है। तो किसी देश के यदि सर्वोच्च कानून है, एक ऐसा दस्तावेज है जो आपका राज्य व्यवस्था को संचालित करने का क्या करती है, कार्य। आया बात समझ आप लोग यहाँ तक। तो चलिए यहाँ पर हमारा आपका संविधान और राज्य व्यवस्था हमने आपका कल कुछ शब्द देखे थे, और यहाँ से हम आपका क्या करते हैं, संविधान को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक आपको डेट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 शायद आप सभी को पता होगा। आज कौन सा नवंबर है, 23 नवंबर है। ठीक है,
आप सभी को 3 दिन और इंतजार है, किसी चीज का इंतजार होगा। किस चीज का इंतजार है आप लोग को? नोटिफिकेशन। किसका नोटिफिकेशन? सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है अगले साल के पीएससी का। क्यों आ रहा है 26 नवंबर को? तो 26 नवंबर एक बहुत ही खास दिवस है। क्या हुआ है वो इस दिन आपका? तो 26 नवंबर के ही दिन हमारा क्या हुआ है? संविधान बनकर तैयार हुआ है। इसी दिन हमारा जो संविधान है, जो हमारे भारत की जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो गाइडलाइन है, मार्गदर्शिका है, या जो सर्वोच्च दस्तावेज है, इसी दिन क्या हुआ है आपका? तैयार हुआ है। कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? पहले हम उसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, बाद में इसको परिवर्तित करके अब 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी हम आपका इसको मनाने लगे। मतलब इसका नाम बदलकर हमने क्या रखा है? संविधान दिवस। अभी 26 नवंबर को आप स्टेटस जब पढ़ेंगे तो आप अधिकांश लोग संविधान दिवस की बधाई या शुभकामनाएं आपको मिल जाएगा। ठीक है, आने वाला है 2-3 दिन बाद। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर 26 नवंबर है आपका। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन मैं बताऊं, संविधान ऐसे ही बन गया है क्या? कोई आकर ऐसे बना दिया 1-2 दिन में? नहीं, बल्कि संविधान बनाने के लिए हमने क्या किया है? एक आपके सभा का गठन किया है। उस सभा का ही नाम है क्या आपका? संविधान सभा। किसका गठन किया हमने? संविधान सभा का गठन किया। संविधान बनाने के लिए किसका गठन किया हमने? आपका संविधान सभा का गठन किया। ये संविधान सभा कब गठित हुआ आपका? डेट आपको और बात बताऊंगा, अभी ध्यान रखिए बस। जुलाई 1946 को संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। गठन होने के बाद आपके इसकी बैठकें प्रारंभ हुई। बैठकें प्रारंभ हुई तो सबसे पहला बैठक हुआ, पहला सत्र का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ। इस बैठक में कुछ खास नहीं हुआ। फिर आपका 11 दिसंबर 1946 को अगला बैठक हुआ पहला सत्र का, और फिर आपका 13 दिसंबर 1946 को अगला बैठक हुआ। और ऐसे बैठकें आपकी चलती गई और अलग अलग सत्र आपके होते रहे। कुल आपके 12 सत्र हुए आपके संविधान सभा को। आपका संविधान सभा का कुल 12 सत्र हुआ संविधान निर्माण के लिए। पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946। ये डेट भी याद रखना, ऐसे डेट आपके पीएससी एग्जाम पूछ भी देता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला क्या हुआ? बैठक। और ये बैठक होने के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी आपका। और प्रक्रिया शुरू हुआ तो आपका प्रोसेस कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक ये प्रोसेस चला, और इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को आपका 26 नवंबर 1949 तक हमारा क्या हुआ? संविधान बनने की प्रक्रिया चली। अगर आप उसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर हमारा संविधान बनने का आपका अगर उसकी अवधि पता चल जाती 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, सर्वोच्च दस्तावेज, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त दस्तावेज और सबसे बड़ी किताब हमारे देश की है, तो क्या है? संविधान। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। इसी दिन हुआ आपका। क्लियर? लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या जो हमारे संविधान है, जो भारतीय संविधान जिसको हम इतनी गुणगान करते हैं, इतना हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे शानदार संविधान है, अभी तक संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ है, क्या ये संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ही परिणाम है? क्या केवल संविधान सभा बैठाकर हमने 389 मेंबर को चुनकर क्या हमने संविधान को, हमने इतना बड़ा संविधान हमने निर्माण कर दिया केवल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में? नहीं, इसका जवाब क्या है? बिल्कुल भी आपका नहीं। हमारा जो संविधान है वो केवल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ही परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे कई वर्षों से पहले हमारा संविधान तैयार हो रहा था। कोई हमारा संविधान 2-3 वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा संविधान कई वर्षों पीछे से हमारा संविधान धीरे धीरे आपका क्या हो रहा था? सुधार हो रहा था और उसका विकास क्रम चलते जा रहा था, तब जाकर हमने इतना संविधान आपका सफल संविधान बनाया। यदि इस संविधान को हम आपका देखें तो प्रारंभ में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आई और ब्रिटिश शासन यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपका क्या किया? भारत में आपका शासन चलाने के लिए समय समय पर शासन पद्धति को सुधारते गए और उनके विकास करते गए। लेकिन ये अंग्रेजों के शासन के दौरान हमारे जो दस्तावेज जो लाते थे, वही हमारे आपके जो संविधान का विकास का अंतिम परिणाम है। संविधान के विकास का हम
उसका मान्यता ही नहीं मान सकते, बल्कि अगर देखा जाए हमारे संविधान जो निर्माण हमारा जो संविधान बना है उसमें हमारे देश के जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो महापुरुष थे या बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, उनका सबसे ज्यादा योगदान हमें हमारे संविधान में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आप जब संविधान पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपके महात्मा गांधी के दर्शन दिखाई देंगे, महात्मा गांधी के मूल्य दिखाई देंगे, महात्मा गांधी की नैतिकता दिखाई देगा। हम आपके जब आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमारे अनेक समाज सुधारकों ने जो आपका काम किया है वो हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो। हमारे संविधान को जब आगे पढ़ेंगे तब आपको भगत सिंह के आपके उसके मूल्य दिखाई देंगे, भगत सिंह का समाजवादी दिखाई देगा। जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमारे सुभाष चंद्र बोस के हमारा जो बलिदान की उन सब चीजों बातें दिखाई देगी। मतलब जितने भी लोग हैं, आप बहुत सारे नाम पढ़ेंगे आप इतिहास में, चाहे वो आपका बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाल बाल पाल हो, गरम दल नरम दल, बहुत सारे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो काम किया है उन्हीं काम का परिणाम हमारे संविधान में दिखाई देता है। तो संविधान आपका 2 वर्ष 11 में 18 दिन का ही परिणाम नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे जो लोगों ने काम किया है मिलकर, जो लोगों ने संघर्ष किया है और एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो आपका सबसे सफल हो, जहां सभी को न्याय हो, समानता हो, बंधुता हो, ये सारी बातें सोचा गया था और उसी को हम अपने संविधान में इम्प्लीमेंट भी किए हैं। तो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो उनकी जो थॉट्स थी वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन वो तो आपका दिखाई देता है, लेकिन एक दस्तावेज के रूप में अगर हम आपका देखें, एक आपका ड्रॉप के रूप में, जो आज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, जो मैं दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको लिखा हुआ था दस्तावेज। अगर दस्तावेज की बात करूं तो दस्तावेज की शुरुआत किन्होंने की थी? आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, अंग्रेजों ने की थी। जब अंग्रेज आपके ब्रिटेन से भारत यहाँ पर आए थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य था केवल व्यापार करना। जब आपका 15वीं 16वीं शताब्दी में आपका भारत आया था, जब वो आपका पूर्वी देशों की ओर आपका आगे बढ़े, तो उस समय वहां पे क्या चल रहे थे? औद्योगिक क्रांति और एक अंधकार युग से बाहर निकलकर वो नई नई चीजों को खोजने का प्रयासरत थी, नए नए चीजों को आपका अनुसंधान की ओर आपका अग्रसित था। लेकिन आपका जैसे वो भारत आया, उन्होंने शुरुआत में तो व्यापार ही उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि व्यापार के साथ साथ उनको आपका क्या करना शुरू कर दिए? प्रशासन करना भी प्रारंभ कर दिए। और इसलिए जब प्रशासन करना प्रारंभ किए तो उन्होंने धीरे धीरे प्रशासनिक सुधार और कुछ डॉक्यूमेंट आपका लिखना शुरू किया, जैसे ब्रिटेन में करते थे। ब्रिटेन में आप जैसे लिखित संविधान है, वहां पर व्यवस्थित रूप से नहीं, अलग अलग वो चार्टर या अधिनियम ला लाकर वो आपका क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने शुरुआत में किया आपका, और धीरे धीरे वही आपका मैच्योर होते होते आपका हमारे जो संविधान है एक आपका बहुत बृहद रूप या व्यापक रूप में हमको दिखाई देता है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक यही होगा कि हमारा संविधान का निर्माण कैसा हुआ है। और संविधान का निर्माण में केवल संविधान सभा से नहीं, बल्कि मैं आपको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत आई थी वहां से हम शुरू करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका जो ब्रिटिशर्स आपके भारत आए, भारत आने के बाद उन्होंने कैसे आपका भारत में व्यापार शुरू किया, कैसे वो भारत के क्षेत्रों को आपका कैप्चर करते गए, कैसे उन्होंने प्रांतों को बनाया, और प्रांतों को बनाने के बाद समय समय पर कैसे उन्होंने आपके छोटे छोटे कानून चार्टर ऐसे लेकर आए, और ये लाकर हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। तभी हमारा संविधान पढ़ने का जो हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो पाएगा। अगर हम सीधा संविधान पढ़ेंगे तो हम इस संविधान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब आगे मैं आपको संविधान में पढ़ूंगा अध्यादेश लाया गया तो हम समझेंगे कि पहली बार कब अध्यादेश लाया गया। मैं संविधान में पढ़ूंगा वीटो पावर की बात करूंगा तो हम देखेंगे पहली बार कब वीटो पावर का प्रयोग किया गया। हम संविधान में पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था तो देखेंगे कब संघीय व्यवस्था की परिकल्पना लाई गई थी। हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो हम देखेंगे कब हमारे जो संविधान में कब से लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के अधिकार। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। और इसलिए हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर आपका संवैधानिक विकास, मतलब जो हमारा संविधान बना है उसका विकास कैसे हुआ है उसको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मैं पहले बोला हूं संविधान के विकास को हम अच्छे से जानना पड़ेगा, तो हमें आपको कहाँ कितना पीछे जाना पड़ेगा, हमें उतना पीछे जाना पड़ेगा कि जब तक जिन्होंने बनाया है इसको वो हमारे भारत में जब कदम रखते हैं तब से हम चलते हैं। जब उनके पहली बार पैर पड़े तब से हम आपका देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की। आपके जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियां की भारत में, जिससे भारत में पहले व्यापार के बाद राजनीति में कैसे आपके परिस्थितियां बनी, और राजनीति करने के साथ उन्होंने कैसा यहाँ पर संवैधानिक विकास को आपका अंजाम दिया। तो देखेंगे सबसे पहले
आप सभी को, अधिकांश लोग को शायद पता होगा कि कब आए थे आपके ब्रिटिशर्स। तो मैं सीधा आगमन से जा रहा हूं, तो ब्रिटिशर्स का आगमन देखते हैं। तो ब्रिटिश का आगमन कब हुआ आपका भारत में? तो आप सभी में से अधिकांश को पता ही होगा ब्रिटिश का आगमन कब हुआ। तो सन 1600 में। तो सन 1600 में क्या हुआ आपका? ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ। सन 1600 में क्या हुआ था आपका? 1599 भी कई जगह लिखा है, तो आप उसको 1599 1600 आसपास ले सकते हैं। 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अपने जो 215 सदस्यों के समूह को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 215 निजी थे ना आपके गवर्नमेंट के नीति, 215 सदस्यों के समूह को पूर्व की ओर हो गया। आप देखेंगे यदि हम आपके यहाँ पर महाद्वीप राशि बना रहा हूँ, आपको देखेंगे साथ थोड़ा सा आपका, हमारे बेसिकली हमारे कितने महाद्वीप है आपके? 7 महाद्वीप है। एक नीचे है आपका और बाकी जो बर्फ से ढका हुआ है, और बाकी आपका मेन जो आपका लाइट में 6 है। तो आपका ये जो ऊपर में है आपका यूरोप है, तो यूरोप आपका यहाँ पर है जहाँ पर इंग्लैंड है आपका, क्लियर। और आपका भारत कहाँ पर है? ये वाला पोर्शन पे। इसको मान लेते हैं आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है आपका, ये क्या है? अफ्रीका, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या है? आपका यहाँ पर है आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? उन्होंने आपका पूर्व देशों की ओर व्यापार करने के लिए उन्होंने क्या किया? 15 वर्षीय आपका एक चार्टर उन्होंने आपका साइन करके दिया, मतलब एक लिखित पत्र दिया, आदेश पत्र कि ठीक है 215 लोग का समूह जा सकते हैं कहाँ? आपका पूर्व देशों के व्यापार के। और इसलिए वो आपका कहाँ पर आए? आपके यही आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो आपको पहले ऐसे पूरा घूम कर आते थे ना, आपको पता होगा। ये आपका यूरोप है, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से आपका केप ऑफ गुड होप मतलब आशा की एक नई किरण कहा जाता है, और फिर वो आपका कहाँ आते थे? आपका भारत। ऐसा एक बहुत लंबा प्रोसेस था, इसको भी आप लोग अलग से हम बताएंगे कभी कैसे क्या होगा, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो महारानी थी एलिजाबेथ आपका, उन्होंने क्या किया? आपका 15 वर्षीय चार्टर एक्ट पारित करके साइन करके उन्होंने कहाँ भेज दिया? आपका पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए। और इसी कंपनी का नाम बाद में पड़ा, पहले नाम तो मर्चेंट कंपनी, कुछ लंबा नाम था, उसको आपको मतलब नहीं रखना है, सरल भाषा बाद में उसका नाम बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में क्या बना? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया आपका भारत, तो भारत आने के बाद सन 1608 में इनके जो हेड थे आपके कैप्टन हॉकिंस आपके जहांगीर से मिलने जाते हैं। जहांगीर उस समय क्या थे? आपके मुगल शासन चल रहा था, और इसी समय 1608 में आपका जहांगीर क्या शासन, मतलब अकबर के बाद कौन शासन करता है? आपका जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में जाकर कैप्टन हॉकिंस क्या करता है? आपका यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति को मांगता है। तो आपको यहाँ पर पहली बार कोई अधिकारी मिलता है कैप्टन हॉकिंस आपका मुगल सम्राट जहांगीर से, और जहांगीर से मिलकर आपका व्यापार की अनुमति मांगता है। और इसीलिए यहाँ पर याद रखेंगे इसको भी, कैप्टन हॉकिंस। और इसी समय आपका क्या हुआ? आपका सूरत में पहली कोठी की अनुमति प्राप्त कर लेता है कौन? आपका कैप्टन हॉकिंस। और आपका ब्रिटिशर सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आपके सूरत में पहली कोठी की स्थापना कर लेते हैं, क्लियर है। तो आपको पता होगा सूरत कहाँ है? यहाँ पर आपका सूरत से लगभग आसपास, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आगरा में उनका क्या था? आपका मुगल सम्राट का यहाँ पर उनकी राजधानी थी, और उन्होंने यहाँ पर जाकर पहले अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? आपका सूरत में। इसको ध्यान में रखना, मैं थोड़ा लेकर जरूर ना आपको पूरा मैप के साथ। उसके बाद 1608 के बाद अगला आपके आया 1615 में आपके कौन आ गए? आपके दूसरे आ गए आपके टॉमस रो फिर किससे मिलने गए आपके? और टॉमस रो मिलने गए फिर आपके जहांगीर से, उन्होंने आपको यहाँ पर उससे मैग्ना कार्टा प्राप्त करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अधिकार और बढ़ा देते हैं कि ठीक है व्यापार करो। और आसपास से गुजरात, आपका अहमदाबाद है, भड़ौच है, इन क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति उनको और थोड़ी सी प्राप्त हो जाती है, मतलब उनका व्यापार थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्लियर। 1615 के बाद हम आपका देखें 1632 एक प्रमुख डेट है। मैं आपको यहाँ पर डेट थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ, इसको बिल्कुल समझेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। 1632 में अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो नीचे वाला था इसको बोलते थे आपका गुलबर्गा, आपका जो साउथ में जहाँ पर हैदराबाद का शासन था, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्षेत्र में आपका क्या हुआ था? यहाँ पर उन्होंने आपके जो यहाँ पर जो इससे शासक थे इस क्षेत्र का, उससे उन्होंने अनुमति ले ली, और अनुमति लेकर उन्होंने आपका पहली बार दक्षिण में आपका कहाँ चले गए? आपका शासन करने चले गए, व्यापार करने। पहली बार कहाँ गए? आपके दक्षिण में व्यापार करने गए थे, जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था गुलबर्गा कहा जाता था, इस क्षेत्र को पहले आपका यहाँ पर आपका क्या हुआ? व्यापार के मूव हुए। और 1632 में पहली बार इन्होंने उनको अधिकार दिया कि आप इस क्षेत्र में आराम से क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, कुछ आपके रियायत दिया था। तो 1632 में आपको ध्यान रखना कहाँ गए? पहली बार
दक्षिण की ओर क्या हुए मुंह। मैं यहाँ पर भले ऐसे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है कॉपी में नोट करते जाना बगल बगल में, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। 1632 के बाद अगर हम आपका देखें तो 1632 के बाद 1639 में पहली बार यहीं पर आपके यहाँ पर जो दक्षिण में एक अधिकारी थे आपके फ्रांसिस डे, और फ्रांसिस डे ने पहली बार यहाँ पर जो मद्रास नाम का एक क्या था छोटा सा जगह था, और मद्रास नाम की जगह को उन्होंने क्या किया पट्टे पर खरीद लिया। मद्रास को क्या किया उन्होंने 1639 में पट्टे पर खरीदा। कौन खरीदे थे आपका फ्रांसिस डे, ये भी पूछा जाता है आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा, ठीक है ना, फ्रांसिस डे। और यहीं पर उन्होंने आपका जॉर्ज सेंट फोर्ट या फोर्ट जॉर्ज सेंट बोलते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पहली बार आपका अंग्रेजों का पहला किला कहाँ खुला आपका मद्रास में खुला, और इसका नाम क्या हो गया आपका जॉर्ज सेंट फोर्ट। आपका यहाँ पर पहला आपको जॉर्ज सेंट आपका क्या बोला फोर्ट, वहां पर पहला आपको वहां पर किला वहां पर उन्होंने शुरुआत किया। और इसी वजह से वाला जो पूरा क्षेत्र था दक्षिण में, ये धीरे धीरे आपका व्यापार के क्षेत्र को केंद्र यहाँ बनाया गया। पहली बार यहीं पर नगर की स्थापना की गई भारत में। आप पहली बार पढ़ेंगे भारत में सबसे पहले नगर पालिका का भी गठन कहाँ हुआ है, मद्रास में हुआ था आपका। और उसके बाद धीरे धीरे इन क्षेत्रों को उन्होंने आपका क्या किया कवर करना प्रारंभ कर दिया। छोटा सा जगह था लेकिन आपका व्यापार जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा एरिया को कवर करते थे। उनकी क्या थी हेड यहाँ पर राजधानी ये थी, सूरत नहीं था बल्कि क्या हो गया था मद्रास। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आपका मद्रास से किसको आपका कंट्रोल करना शुरू किया, आपका यहाँ पर बंगाल वाले पोर्शन को। मतलब आपका इन्होंने आपका पहले मद्रास में शुरू किया, मद्रास से आसानी होती थी आपको अपने जो माल होते थे उसको ले जाने के लिए कच्चा माल को, और फिर उसके बाद वहां पर बंगाल होता था, बंगाल तक इन्होंने आपको यहाँ से कंट्रोल करना प्रारंभ किया। लेकिन बंगाल में कोई सेंटर नहीं बना था, क्लियर है। सूरत धीरे धीरे हट रहा था और सेंटर हो गया था आपका मद्रास। आपको भी समझना है कि क्या हो रहा है, क्लियर यहाँ पर। तो 1639 में फ्रांसिस डे नामक जो अधिकारी थे उन्होंने आपका मद्रास का क्या किया, आपका मद्रास को पट्टे पर खरीदा और वहां पर पहली बार आपके किला का निर्माण किया, जो पूरे आपका अंग्रेजों का केंद्र हो गया था आपका मद्रास। और यहीं से आपका व्यापार करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर उनका व्यापार गतिविधियां बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहा था, क्लियर। आप जाएंगे हम 1639 के बाद सीधा हम आपका आते हैं 1668 या 69। आप ध्यान देंगे आपको 1668-69 अंग्रेजों से पहले एक और आपका यूरोपीय आपके कंपनी यूरोपीय आपके देश के जो लोग आए थे वो थे आपके कौन थे, आपके पुर्तगाली। आप पुर्तगाली देखेंगे ध्यान से। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे आपको पता होगा, कोचीन में आए थे। केप्को मरीन आपके कोचीन यहाँ पर है आपका, ठीक है ना। तो आपका कोचीन यहाँ पर वो आपका यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर जब आए तो इस क्षेत्र में उन्होंने आपका क्या किया ब्लू वाटर पॉलिसी बना लिया था। और इस पूरे क्षेत्र अरब सागर के क्षेत्र पर किसका कब्जा था, आपका पुर्तगालियों का था। पहले उन्होंने आपका कोचीन के बाद ऊपर में आपका गोवा के बाद आपका थोड़ा ऊपर चले गए थे मैंगलोर वगैरह, मांडवी वगैरह ऊपर यहाँ। मतलब इस पूरे अरब सागर क्षेत्र में किनका कब्जा था, आपका पुर्तगालियों का। ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर कहाँ था ये बम्बई, ये बम्बई तक उनका कब्जा था। सूरत बस थोड़ा छूटा हुआ था, बाकी पूरा अरब सागर में कब्जा किनका था, पुर्तगालियों का। इसीलिए आपकी जो अंग्रेज थे उनको मजबूर थे, इधर आपको कोई आपको कोठी बना नहीं सकते थे, व्यापारिक केंद्र बना नहीं सकते थे, इसलिए उनको कहाँ मूव होना पड़ा, आपका बंगाल की खाड़ी मूव होना पड़ा। ये सब कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझना है क्यों हो रहा होगा। अब यहाँ मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ाता तो मैं आपको बहुत डिटेल्स इसको बताता, लेकिन हमारा विषय भी संविधान, तो थोड़ा संविधान को थोड़ा सा लेकर चलो इतिहास। तो इसलिए आपका बंगाल की खाड़ी में हम आपका देखेंगे कौन आ गया यहाँ पर, मद्रास, क्लियर। तो मद्रास को उन्होंने केंद्र बनाया, इधर से पुर्तगाली। अब 1668 में आपका क्या हुआ, लगभग 1665 के आसपास पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी रानी कैथरीन, और आपके इंग्लैंड की जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उन दोनों में क्या हो गया, विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद आपके 6 साल, मतलब विवाह जब हुआ 62 में, तो आपके पुर्तगालियों ने क्या किया, जो बम्बई छोटा सा नगर था, एकदम छोटा सा नगर था उस समय, आपको तो बहुत बड़ा भी जैसे बम्बई वैसे नहीं, इन्होंने क्या किया, दहेज में किसको दे दिया था, आपका इंग्लैंड के राजकुमार को। मतलब रानी कैथरीन के साथ उन्होंने आपका बम्बई को दहेज पर दे दिया था, किसको, आपका चार्ल्स द्वितीय को। अबे सुनने में बहुत अजूबा लगता है कि शहर वगैरह को कैसे दहेज मिला, और इतना दूर है, बताया था आपको कहाँ यूरोप और कहाँ आपका भारत है। अब चार्ल्स द्वितीय को कोई इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर, क्या करेगा वो, और इसलिए उन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड किराया पर किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कंपनी व्यापार कर रही थी, वहां के गवर्नमेंट व्यापार नहीं कर रही थी। तो कंपनी को उन्होंने बंबई को क्या कर दिया, बेच दिया। और जब कंपनी को उन्होंने आपका बेचा तो आपका 1668 में यहीं पर आपके एक अधिकारी यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किया गया, इसका नाम है गेराल्ड उंगियर।
और गेराल्ड मोंगियर ने क्या किया आपका इस बंबई शहर की स्थापना की और बंबई शहर को आपको स्थापित करके उन्होंने आपका व्यवस्थित बना दिया। मतलब अब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के दो केंद्र हो गए थे, एक वो मद्रास केंद्र और दूसरा हो गया था बंबई। पहले प्रारंभ में छोटे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपके आसपास के क्षेत्रों को कैप्चर करते हुए धीरे धीरे ये आपके बड़े व्यापक होने वाले हैं। ठीक है, यही बाद में प्रांत बनेंगे, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो पहला समझ आया मद्रास 1639 और 1668 में आपका बंबई, फ्रांसिस डे और यहाँ पर गेराल्ड मोंगियर, नाम याद रखना। अब 1668 के बाद आपके इनको मिल गया आपका बंबई। बंबई के बाद अगला हम आपका देखेंगे 1699। मैंने पहले बताया था मद्रास को कहां तक आपका व्यापार कर रहे हैं आपके बंगाल में हुगली हो गया आपका, मुर्शिदाबाद हो गया है, ढाका हो गया है, बहुत सारे क्षेत्रों में पटना हो गया आपका, उन क्षेत्रों में आपके पूरा व्यापार कर रहे थे, लेकिन केंद्र कहां था मद्रास। लेकिन आपका 1699 में 1699 में एक आपके जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम है जॉब चार्नॉक। और जॉब चार्नॉक ने क्या किया, यहाँ पर हुगली के ही पास आपका, हुगली आप जानते हो हुगली नदी, और हुगली के पास ही आपको उन्होंने तीन गांव की जमींदारियों को क्या कर लिया उन्होंने आपका खरीद लिया। और ये गांव कौन कौन से आप सुनेंगे ध्यान से, सूतीनाता, कालीकाता, गोविंदपुर। तो जॉब चार्नॉक नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने बंगाल में हुगली के नदी के पास आपके तीन गांव, आपका पहला है आपका सूतीनाता, दूसरा है कालीकाता और तीसरा गोविंदपुर, इन तीनों गांव की जमींदारी को आपका मोहम्मद इब्राहिम से आपके खरीद लेते हैं और खरीद कर ये आपका अपना तीसरा अपना केंद्र बनाते हैं, आपका भारत में व्यापारिक केंद्र, और इसी का उन्होंने आपका नामकरण कर देते हैं 1699 में, और आपका तीनों का नाम इकट्ठा रख देते हैं। क्या नाम पड़ जाता है इसका, कलकत्ता। आप सभी जानते होंगे कलकत्ता को, हुगली नदी के बगल में आपका, क्लियर है, तो कलकत्ता। तो आपका कलकत्ता को मतलब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा केंद्र कहां होगा आपका व्यापार करने का, वो हो गया आपका कलकत्ता। कब हुआ तीसरा केंद्र, 1699 में आपका कलकत्ता हो गया तीसरा केंद्र। कब हुआ, 1699, जॉब चार्नॉक ने ऑफर खरीदा तीन गांव को जमींदारी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इतिहास से संबंधित। तो पहला केंद्र हो गया मद्रास, दूसरा केंद्र हो गया बंबई और तीसरा केंद्र क्या हो गया आपका कलकत्ता। तो यहाँ तक अब आपको अंग्रेजों को समझना है कि उनका साम्राज्य विस्तार कैसा हो रहा है। तो 1699 तक आपका कहां तक चलेगा, कलकत्ता। क्लियर है। अब 1699 के बाद अब देखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था आगरा में कौन बैठे आपके, मुगल सम्राट बैठे। मुगल सम्राट में औरंगजेब आपका यहाँ पर क्या हो चुका, मृत्यु हो चुका है अभी तक। क्लियर, ओ सॉरी, हाँ अभी तक मृत्यु हो चुका औरंगजेब का, थोड़ा सा बचा हुआ है आपका। औरंगजेब के बाद आपके उत्तर मुगल काल आएगा। उत्तर मुगल काल के बाद आपके 1717 में 1707 में उनका मृत्यु होता है, आपका निधन। और उसके बाद यहाँ पर एक शासक बैठे हैं आपका, उनका नाम है फर्रुखसियर। क्या है उन शासक का नाम, फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर आपके बहुत ही ज्यादा विलासी प्रकृति के शासक थे आपके, बहुत अत्यंत विलासी प्रकृति, और इस वजह से उनको बहुत दुनिया भर का बीमारी हो गया था। और बीमारी अलग अलग होते हैं, कई लोग बवासीर हो गया बोलते हैं, कोई लोग और कुछ आपका अलग अलग नाम रखते हैं, लेकिन आपको उसको नहीं जाना है उनको क्या बीमारी हो वो नहीं पूछा जाएगा। उनको एक बीमारी हो गया था फर्रुखसियर को, जानलेवा बीमारी है, प्राण घातक है, पीड़ादायक, ऐसा बहुत अलग अलग नाम मिले अलग अलग पुस्तकों में, कई जगह डायरेक्ट लिख दिया जाता है बवासीर बीमारी हुआ था। क्लियर, बहुत ज्यादा आपको मसाला खाते रहोगे, ठीक है। तो फर्रुखसियर को आपका क्या हो गया था, यहाँ पर एक बीमारी हो गया था। अब क्या हुआ, यहाँ से जो ब्रिटिश अधिकारी लोग हैं समनर के नेतृत्व में कहा गए थे आपके सम्राट के पास मिलने गए थे। सम्राट के पास जब मिलने गए तो सम्राट बाहर ही नहीं आ रहे, सम्राट आ ही नहीं रहे बाहर। तो उन्होंने पूछा उनके अधिकारियों, सम्राट मिल क्यों नहीं रहे, हम लोग आए हैं, हम 2-3 दिन से रुके भाई, हम लोग आगरा में उनके शहर में। तो बोले सम्राट को बहुत खतरनाक बीमारी है। तो बोले क्या बीमारी, सम्राट ने पूछा क्या बीमारी है हमको बताओ। उन्होंने अंग्रेजी में अपने हिसाब से बोला होगा जो भी, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने समनर से मिला तो समनर को बताया कि साहब को या हमारे जो बादशाह को ये हमारी बीमारी हो। बोले इतनी छोटी बात, हम इसका इलाज करवा देंगे करके। और इसीलिए आपका जो समनर की कूटनीति की वजह से उन्होंने आपका डॉक्टर हैमिल्टन को किसके इलाज के लिए भेजते हैं, फर्रुखसियर के इलाज के लिए। और फर्रुखसियर क्या हो जाता है आपका वापस ठीक हो जाता है। अब कोई आदमी इतना पीड़ित है अगर वो ठीक हो जाए तो उसको मतलब जो विलासी जीवन जी रहा है, जो मसाला खा रहा है, उसको छूट गया था सब भाई को मान के चले। तो इतना ज़्यादा खुश हो गया फर्रुखसियर कि उन्होंने आपका क्या किया, जो ब्रिटिशों ने जो उनका इलाज करवा दिया था उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका क्या कर दिया, रियायत देकर उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया।
और यहीं से पूरी राजनीति पलट जाती है भारत में ब्रिटिशर्स की। अभी तक वो एक छोटे मोटे सामान्य व्यापारी थे, जैसे बाहर के जो व्यापारी आते थे और यूरोप से, और वो व्यापार करके अपना व्यापार सामान लेकर या पैसा कमाकर मुनाफा कमाकर चले जाते थे। लेकिन 1717 के बाद ब्रिटिशर्सों को बाकी जो आपके व्यापारी थे उनसे ज़्यादा इनको रियायत मिलने लगे और इनको ज़्यादा प्राथमिकता मिल गया यहाँ से, और इसलिए उनका व्यापार जो था, जो बहुत कम आपको मुनाफा में था, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और 1717 में फर्रुखसियत के शाही फरमान जारी होने के बाद से ही उनको आपका 3 शाही फरमान जारी हुआ। पहला शाही फरमान जारी हुआ आपका बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक आपके चुकाने पर, वार्षिक कर चुकाने पर सारे सीमा शुल्क खत्म हो गए, कोई प्रकार का कर नहीं, आप हर जगह जाकर व्यापार कर सकते हैं, पूरी छूट दे दी गई। दूसरा आपका दिया गया था, आपका सूरत में दे दिया गया था, सूरत में आपका निःशुल्क व्यापार, बंबई में निःशुल्क व्यापार, और इस निःशुल्क व्यापार के कारण इन्होंने अपना क्या किया, इनके क्षेत्र भी बड़े होने लगे। धीरे धीरे बंगाल के आसपास क्या करने लगे, आपके 40 गांव खरीदे पहले प्रारंभ में, आसपास जमींदारी खरीदने की छूट दे दी गई, और धीरे धीरे आपका इनका क्षेत्र भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा आपका, मतलब वो शक्तिशाली होने लगे। इधर बंबई में शक्तिशाली होने लगे, मद्रास में भी क्या होने लगे, आपके शक्तिशाली होने, मद्रास में तो ऑलरेडी पहले से उनको मिल चुका था, जो वहाँ के जो राजा थे पहले से। क्लियर है? तो आपको समझना है 1717 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की राजनीति यहाँ से परिवर्तन हो गई थी। एक और क्या हुआ था 1717 को एक और घटना हुआ था, वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1717 को ही ये जो बंगाल था, बंगाल पहले आपका किसके अंतर्गत आता था, बादशाह के, मुगल बादशाह, मुगल सम्राट के अंतर्गत आता था। लेकिन 1717 को ही मुर्शिद कुली खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मुर्शिद कुली खां आपका जो पूरे भारत देश में आपका जो शासन कर रहा है, आपका बादशाह कौन है, आपका मुगल बादशाह, इससे पृथक होकर बंगाल में स्वतंत्र आपका सूबेदार बनकर आपको भरते हैं। मतलब अभी तक आपका बंगाल किसके अंतर्गत था, आपका अभी मुगल सम्राट, मतलब पूरे भारत भर में एक ही शासन कर रहा था मुगल सम्राट, उससे पृथक होकर अपना स्वतंत्र क्या बन जाता है, शासक, स्वतंत्र सूबेदार बन जाता है। स्वतंत्र इन द सेंस अभी भी मुगल के अंदर है, बस मुगल सम्राट को क्या देगा, थोड़ा बहुत क्या दे देगा, वो आपका जो आपके जो जमींदारी कर होता है या फिर रियासत कर होता है, रियासत का कर चुकाएगा किसको, मुगल सम्राट को, और इस पूरे क्षेत्र में आपका किसका शासन हो गया, आपका पूरे बंगाल में शासन हो गया आपका मुर्शिद कुली खां, एक स्वतंत्र सूबेदार बन गया। लेकिन साथ साथ फर्रुखसियत ने एक बड़ी गलती क्या कर दी थी, आपको बताया हूं अभी, उन्होंने बंगाल में मुफ्त में व्यापार करके किसको छूट दे दी थी, आपका अंग्रेजों को उन्होंने आपका क्या कर दिया था, छूट प्रदान कर दिया था। और इसीलिए 1717 के बाद बंगाल के जो आपके स्वतंत्र शासक थे, जो सूबेदार थे, जिसको नवाब कहा जाने लगा बाद में आपका, मुर्शिद कुली खां और अंग्रेजों के बीच आपका टकराहट बढ़ने लगी, तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि एक तरफ आपके जो मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का नवाब था, उनको कर किसको चुकाना पड़ता था, बादशाह को अलग से, और अपना शासन भी चलाना है, और दूसरी तरफ जो वहां पर सबसे बड़ा व्यापारी बनकर उभर चुका था आपके अंग्रेज बिना कर के, बिना किसी टैक्स के वो आपको क्या कर रहा है, व्यापार, मतलब उनको टैक्स जहां सबसे ज्यादा आना चाहिए वो टैक्स आना बंद हो गया, और इसलिए इनके बीच तनाव शुरू हो गया। ये तनाव शुरुआत में था, फिर कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है। एक बार मेंस में भी पूछा गया था इसको आपका कि कैसे संबंध थे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच संबंध कैसा, आप जाकर देखेंगे पेपर में आपका आया हुआ, तो कैसे संबंध थे उनको हम यहाँ पर बताएंगे जब मेंस रहेगा तो उसमें। क्लियर है? तो 1717 में दो घटना याद रखना है। पहला क्या घटना याद रखेंगे, शाही फरमान जारी हुआ। किसके लिए शाही फरमान जारी हुआ आपका, अंग्रेजों के लिए। कौन जारी किया, फर्रुखसियत। और दूसरा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कहाँ का, आपका स्वतंत्र गवर्नर सूबेदार बन गया आपका बंगाल का, और इसलिए दोनों में क्या होने लगा, तनाव। अब उसके बाद क्या हुआ, सीधा मुर्शिद कुली खां के बाद बहुत सारे आपके सूबेदार बनते हैं, नवाब बनते हैं, उन सबको मैं नहीं बता रहा हूँ। सीधा अगला नवाब में जाते हैं आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक बहुत महत्वपूर्ण नवाब होते हैं, कहाँ के, बंगाल के, और इनको भी अंग्रेजों से काफी तनाव रहता है। इनका एक बहुत फेमस कथन है जो अपने वो दामाद सिराजुद्दौला को बताते हैं। एक बार पूछा भी है एग्जाम में, उन्होंने प्रश्न, मतलब एक वाक्य पूछा जाता है, जो सेंटेंस है वो आपका ये है कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है जिनको अपना काम करते रहना दीजिए, मतलब उनको छेड़ो मत। अगर आप पत्थर फेंक कर मारोगे तो आपको क्या होगा पता है, मधुमक्खी आपको क्या करेगी, काटने के लिए दौड़ेगी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खियों, अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता की संज्ञा किसने दिया था, तो संज्ञा किसने दिया था, अलीवर्दी खान। आएंगे आप लोग अगला। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती 1756,
और वो सबसे ज्यादा आपके विवादित आपके शासक रहते हैं, क्योंकि उसको कोई भी आपका पुत्र नहीं होता, उसकी 3 पुत्रियां होती हैं और 3 पुत्रियों के 3 दामाद। अब तीनों दामाद आपके राजा बनने के, अपने नवाब बनने के आपके शौक रहते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटी बेटी का जो आपका दामाद होता है वो आपका सफल हो जाता है आपका क्या बनने में, नवाब। और इसलिए 1756 में आपका एक आपके नवाब बनकर आएंगे, उस नवाब का नाम है सिराजुद्दौला खान। और ये भारत के इतिहास के सबसे, अब क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक तो आपका बिगड़ैल भी बोल सकते हैं, बिगड़ैल नहीं मतलब इन्होंने ही आपका पूरा आपका गेम को चेंज कर दिया भारतीय इतिहास में, भारत की राजनीति को। सिराजुद्दौला खान, सिराजुद्दौला खान जब 1756 में बने तो उन्होंने जब आपका यहाँ पर नवाब बना, अंग्रेज टैक्स नहीं पटाते थे, जो उनको गुमास्ता मिला था या फिर जो उन्होंने शाही फरमान के उसको दुरुपयोग करने लगे, व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग करते थे, और इसलिए सिराजुद्दौला खान फूटी आंख पसंद नहीं करते थे अंग्रेजों को, और इसलिए वो आपके अंग्रेजों पर हर जगह पाबंदी लगाना शुरू, उनके जो बाजार थे उनके बाजार को खत्म करना प्रारंभ कर दिए, उनके लिए टैक्स बढ़ा दिए अलग से, बाकी जो व्यापारियों को जो टैक्स था उनको भी उन्होंने छूट कर दिया, तो अंग्रेजों को इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, उनका व्यापार क्या होने लगा, धीरे धीरे कम, और इसलिए अंग्रेज भी किसको फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, सिराजुद्दौला को। दोनों एक दूसरे में सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति थी आपका कब, 1756 की स्थिति। और इसी बीच आपका सिराजुद्दौला खान जब अंग्रेजों ने टैक्स देने से मना कर दिया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, ये जो आपका कलकत्ता है, कलकत्ता पे उन्होंने आपका क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और कलकत्ता पे आक्रमण करके उन्होंने आपका क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया अपने में, और वहां से अंग्रेज आपके फुल्टा द्वीप में भागकर चले गए, क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा सैनिक नहीं थी, वो नवाब उनके पास ज्यादा सैनिक था, और इसलिए आपका भाग गए। और इसीलिए आपका एक डेट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 जून, 20 जून आपका 1756, 20 जून 1756 को आक्रमण करते हैं, और 20 जून 1756 जब आक्रमण करते हैं तो जो पुरुष वर्ग होते हैं उनके पास घोड़े वगैरह थे या फिर जहाज था, वो सब बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन महिलाएं, बच्चे और कुछ बुजुर्ग छूट गए थे जो भाग नहीं पाए ऑन द स्पॉट में, और इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका सिराजुद्दौला ने एक छोटा सा कमरा जिसको कहा जाता है 8 बाई 8 का कमरा, 8 बाई 8 का कमरा समझ लो बहुत छोटा कमरा होता है, 8 बाई 8 के कमरे में उन्होंने क्या किया, 146 लोगों को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, कैद करके रख दिया, 146 लोगों को कैद करके रखा, और जब कैद करके रखा अगले दिन 21 जून 1756 को जब खोला जाता है तो इसमें से मात्र 23 लोग जिंदा बचते हैं, 23 लोग, और बाकी आपके 123 लोग क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और इसी घटना को हिंदी में बोल सकते हैं काल कोठरी की घटना कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना, और यही आपकी भारत की राजनीति को परिवर्तन कर देता है आपका काल कोठरी की घटना, क्योंकि यदि किसी के आपके पति पत्नी है या बच्चे हैं, बच्चे पत्नी है, बच्चे हैं, उनके पिता की और बुजुर्ग की मौत हो जाएगी तो कोई भी उसको सहन नहीं कर पाएगा और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा था इसी वजह से। तो यहाँ पर आपकी क्या हुई, काल कोठरी घटना हुआ था कब आपका 1756, कब हुआ था 20 जून 1756 को क्या घटना हुआ आपका, काल कोठरी की घटना हुआ आपका, और इसलिए यहीं से आपका सर्वाधिक तनाव किनके बीच बढ़ गया आपका, एक तो आपका किसके बीच बढ़ा, आपका अंग्रेजों के, जहां पर बंगाल में अंग्रेज है, और आपके बंगाल के नवाब के मध्य, क्लियर है। अब यहाँ पर आपके अंग्रेज थोड़े से नरम हुए, और वो आपका फिर से वापस से माफी वगैरह मांगकर वो बोल दिया, उन लोग का एक डायलॉग होता है, आगे पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में, आई एम सॉरी यू आर माई फ्रेंड करके, जब वो लोग हार जाते हैं तो लोग जाकर फ्रेंड बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, और जब वो लोग पता है फ्रेंड बन जाएंगे उसके बाद उन लोग पीछे से क्या करते हैं, हम लोग वार करके उन लोग क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, तो जब भी हारते तो लोग फ्रेंड बोलते जा जाए, कुछ उनके आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो उसमें मिलेगा आपको, और लोग खुश हो जाते थे, फ्रेंड बोलते थे, अरे मेरे को दोस्त बोल रहे करके, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया आपका 1756 में जब वो हार गए तो जाकर उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उनको पता चल गया जब तक सिराजुद्दौला खान रहेगा तब तक वो आपका जो बंगाल में जो व्यापार कर रहे थे, सबसे बड़ा क्षेत्र बंगाल ही था, उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, पढ़ेंगे आप इतिहास में बहुत अच्छे से। तो इस वजह से उन्होंने आपका क्या किया, आपका 1756 के घटना के बाद उनका एक ही मकसद हो गया था कि किसी भी तरह से इस बंगाल के नवाब को हटाना है, और इसलिए आपका अंततः उन्होंने क्या किया, बहुत सारे षड्यंत्र रचकर, वो आपके इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सीधा सीधा हम चलते हैं 1757, और 1757 23 आपका जून, डेट भी रख लेना यार, कभी कभी ये भी पूछ देता है, 23 जून 1757 को उन्होंने क्या किया, आपका अंग्रेजों और आपका सिराजुद्दौला के मध्य का हुआ युद्ध हुआ, और इसी युद्ध को हम इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक नाम जानते हैं, प्लासी का युद्ध। क्या हुआ आपका, प्लासी का युद्ध।
किसके किसके मध्य हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस आपका अंग्रेज, ब्रिटिश लिख देता हूँ। सिराजुद्दौला और आपके कौन होंगे? आपके अंग्रेज। और इसके सेनापति थे अंग्रेज के, ये भी पूछा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव, या उसी को शॉर्ट में लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है। क्लियर है? तो रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पर, और यहाँ पर थे सिराजुद्दौला की सेना थी। और आप सभी को पता होगा इसमें कौन हार गया? आपके अंग्रेजों ने समय सबसे ज्यादा कूटनीति आपको कौन चलते हैं? आपके रॉबर्ट क्लाइव चलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो सेना थी वो एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना से हार गए। कौन? आपके सिराजुद्दौला की सेना, मतलब बंगाल की नवाब की सेना हार गए। और उसके पीछे बहुत सारे कहानी है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इतिहास का विषय। हम अभी थोड़ा सा अंग्रेजों को समझने का प्रयास करें, तभी हम समझेंगे ना कानून कैसे बनाते हैं। उसके बाद कानून को भी लेकर आऊंगा मैं। तो 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। कौन हार गया? सिराजुद्दौला। और जब सिराजुद्दौला हार गया मतलब पूरा का पूरा बंगाल अब किसके कब्जे, किसके कब्जे पे आ गया? आप सभी को पता है अंग्रेजों के कब्जे पे आ गया क्या? पूरा का पूरा बंगाल। ठीक है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा बंगाल, अभी बताऊंगा कितना बड़ा आपका बंगाल। अभी आज वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है हमारा जो राज्य, बांग्लादेश एक पूरा देश, और असम, और उसके पूर्वोत्तर भारत के कुछ छोटे मोटे और राज्य हैं, उनको मिलाकर उतने बड़े क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था। और ये ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, और इसलिए इस बंगाल को हम आपका भारत के स्वर्ग की भी संज्ञा दी जाती थी। सबसे समृद्ध आपका राज्य था उस समय आपका बंगाल। क्लियर? तो अब बंगाल आपका पूरा अंग्रेज ने जब आपको सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल में आपका शासक, आप शासक नहीं मतलब जीत गए कौन? आपके अंग्रेज। और अंग्रेज जीतने के बाद वो मुख्य रूप से व्यापारी थे, उनको प्रशासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो यहाँ प्रशासन करना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था बस ऐसा नवाब हट जाए जो उनको व्यापार करने से बाधा बना रहा, जो व्यापार करने में बाधा उत्पन्न करता हुआ। और इसलिए वो उन्होंने अपने मकसद में सफल हो गए और उन्होंने सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद उन्होंने एक आपका कठपुतली आपका किसको बना दिया? नवाब को बना दिया, जो पहले से उन्होंने षड्यंत्र करके रखा हुआ था, मीर जाफर को। अब मीर जाफर क्या बन गया? बंगाल के नवाब। मीर जाफर जैसी बंगाल के नवाब बने तो रॉबर्ट क्लाइव ने उन्होंने आपका पर्सनली उनसे क्या लिया? घूस लिया हुआ था। आपका यहाँ पर जो मीर जाफर है, रॉबर्ट क्लाइव को घूस देने की बात कहते हैं, अगर आप जीत जाते हो, अगर सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी और मैं नवाब बनूंगा तो मैं आपको इतना घूस दूंगा, रिश्वत दूंगा करके। और इसी में जब आपका रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव व्यक्तिगत रूप से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पौंड में होगी, आप इतने रुपए रिश्वत के रूप में किसको देते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। अकेला एक व्यक्ति जो पूरे कंपनी का इनकम होता था, उस अकेले व्यक्ति को तो उन्होंने क्या दिया था? आपका घूस दिया। दूसरा, आपके यही मीर जाफर ने आपका जब नवाब बन गया तो नवाब से राजकोष से उन्होंने क्या किया? आपका 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए किनको प्रदान किया? आपके कंपनी को प्रदान किया। और फिर जो उन्होंने जो युद्ध लड़ा था, युद्ध लड़ने में जो क्षतिपूर्ति भी थी, क्षतिपूर्ति का भी पैसा किसको दिया था? उन्होंने आपके कंपनी को प्रदान किया। तो जब यहाँ पर उन्होंने प्लासी का युद्ध को जीता, जब अंग्रेज अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, तब उनको एक बात पता चल गया कि हमको असली पैसा तो कहाँ से मिल रहा है? हमको, अरे हमको मतलब पैसा बिना कुछ काम के, बिना व्यापार के, अगर हम आपको इनको कठपुतली बना ले, अपने अंडर पर अगर हम ताकतवर हो जाते हैं तो पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा। और इसीलिए जब ये अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो जो व्यापारिक अधिकारी थे, व्यापार करने के जो उद्देश्य से आए थे, उनका व्यापार के उद्देश्य से अब हटने लगे। अब वो व्यक्तिगत लाभ की ओर आगे बढ़ने लगे, व्यक्तिगत लाभ की ओर आगे बढ़ने लगे। और ये खेल 2-3 साल तक बहुत चलता। रॉबर्ट क्लाइव खूब पैसा कमा लिया। बहुत सारी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे देखा जाए, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत छोटा अधिकारी था, क्लर्क या चपरासी टाइप का अधिकारी, बहुत छोटा अधिकारी। लेकिन यही रॉबर्ट क्लाइव बाद में आप जब इंग्लैंड गया हो, और इंग्लैंड गया, वहां की संसद में जब उसके सांसद बना, वो हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य बना, तब वहां जब जाते थे, वो बाकी जो सांसद रहते थे आपके, वो जो कब से सांसद है, वो लोग छोटी गाड़ी में, तो सबसे बड़ी गाड़ी में पहुंचता था, उसके कपड़ों में हीरे मोती जवाहरात जड़े रहते थे। तो उन लोग को जलन होता था कि एक छोटा सा क्लर्क एक भले बन गया था कुछ समय के लिए गवर्नर, लेकिन इतना ज्यादा पैसा। तो एक अलग स्टोरी, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है 2-3 वर्षों तक ये खूब चला। और इसी के बाद मीर जाफर का क्या होगा? आपका मीर जाफर का जो दामाद था, मीर जाफर एक्चुअली बहुत बूढ़ा था, काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मीर जाफर के ही दामाद को बना दिया जाता है नवाब। और 1760 में उन्होंने क्या किया? किसको अपदस्थ कर दिया? उन्होंने मीर जाफर को और उसके दामाद को बना दिया, क्योंकि वो अब काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। 1760 में जब मीर जाफर आपका नवाब बना तो उनकी अंतरात्मा की जाग उठी, उनको समझ आ गया कि अंग्रेज से लूट रहे हैं हमारे बंगाल को। और इसलिए जैसे सिराजुद्दौला ने किया, वैसे हूबहू कौन काम करना शुरू कर दिया? मीर कासिम ने, जो एक यंग युवा था। सिराजुद्दौला भी युवा था और ये भी युवा था।
और जब ये फिर आपका व्यापार में बाधा उत्पन्न करने लगा तो अंग्रेजों को फिर लगा कि इसको फिर हटाओ, वापस हमारा वही मीर जाफर वही ठीक था करके, और अंततः इनको क्या कर दिया 1763 में अपदस्थ कर देता है। और 1763 में आपका किसको फिर से आपका नवाब बना दिया था बंगाल का, मीर जाफर को। यहाँ पर कौन बनेगा, मीर कासिम, ये याद रखना है ना आपको, मीर कासिम। और फिर 1763 में फिर कौन बन जाएगा, मीर जाफर। जब आपका मीर जाफर फिर से आपका कौन बनता है, नवाब, और उसको किसको भगा दिया था, मीर कासिम को। तो ये मीर कासिम क्या करता है, चुप नहीं बैठेगा, और ये क्या करता है आपका, इसके बगल में जो राज्य है ये है आपका बंगाल, बिहार के आसपास, और बिहार के जस्ट बगल में क्या है, यूपी, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उस समय जो वहां पे जो शासक था अवध, अवध आप सुने होंगे, ठीक है, जो कौशल वाला क्षेत्र है, और अवध में उसका जो एक मित्र था जो उसके बगल में शासक था, जो मित्र होते जनरली, तो वहां पर शासक था शुजाउद्दौला खान, शुजाउद्दौला खान। और यहीं से आपका क्या करता है, आपका मीर कासिम भाग कर चला जाता है, यहाँ पर जो उसको अपदस्थ कर जाता है, शुजाउद्दौला खान से जाकर वो मिल जाता है। और शुजाउद्दौला खान से जब वो मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपके जो दिल्ली में मुगल सम्राट बैठे शाह आलम द्वितीय भी आपका यहाँ पर घूमने आया हुआ था, और यहाँ से कौन आ गया था आपका, मीर कासिम, और यहाँ पर खुद कौन है आपका, शुजाउद्दौला खान। तीनों मिलकर इस बात को समझ जाते हैं कि अगर हमने इसी तरह अगर हमने ढिलाई रखा या फिर इसी तरह हम काम करते तो अंग्रेज धीरे धीरे क्या करने लग जाएंगे, कैप्चर करने लग जाएंगे इस क्षेत्र को। और इसलिए उन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया, और संगठन बनाकर उन्होंने क्या किया, आपका अंग्रेजों के विरुद्ध आपका मोर्चा खोलने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्कुल विचार कर लिया था अंग्रेजों को अगर हमने अभी यहाँ से इसको नहीं भगा या उनकी ताकत को यदि कम नहीं किया तो धीरे धीरे हमारे लिए क्या हो जाएगा, आत्मघाती काम हो जाएगा, आत्मघाती व्यवहार टाइप हो जाएगा। और इसलिए 1764 का युद्ध होता है, और इसी युद्ध से भारत में आपका पूरी तरह से राजनीति बदल जाती है, और इस समय से हम गुलाम माने जाते हैं, ठीक है। 57 को लेते हैं लेकिन 1764, और 1764 22 अक्टूबर 1764 को इधर आपका शुजाउद्दौला खान किसके नवाब है, बंगाल के, उधर आपका अवध के नवाब है। बंगाल से कौन आते हैं, मीर कासिम, आप लोग पूरा लिख लेंगे। और फिर दिल्ली के जो सम्राट है शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर क्या करेंगे, आपका संगठन बनाते हैं, और आपको किससे लड़ेंगे, अंग्रेजों से, वर्सेस कौन है उधर आपके, अंग्रेज और अंग्रेज यहाँ पर, क्लियर। अब ये तीनों आपके यहाँ पर लड़ाई करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजों ने कोई कूटनीति का आपका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि आपका पूरी ताकत के साथ यहाँ पर वो लड़ाई करते हैं, वो कितने ताकतवर हो जा जाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, इतनी बड़ी जो सेना है, ये सेना आपको बुरी तरह से पराजित हो जाती है। अवध की सेना, मीर कासिम की अपनी अलग खुद की कुछ सेना रहती है, और शाह आलम द्वितीय का आपका सहयोग, ये तीनों मिलकर पराजित हो जाते हैं। और परिणाम में क्या होता है, आपका अंग्रेज क्या हो जाएंगे, विजित। अंग्रेज यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं इस युद्ध को जीतने में, अंग्रेज क्या होंगे, विजित। और जब वो सफल हो जाते हैं, मतलब आप खुद समझ रहे हैं, दिल्ली का सम्राट इसमें शामिल है, मतलब अब पहले सिर्फ वो आपका बंगाल क्षेत्र में उसका क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था, बंगाल क्षेत्र में उसका अधिकार आपका आ गया था। लेकिन अब उसका पूरा जो कब्जा हो गया था, मतलब उसकी शक्ति, जो सैन्य शक्ति का विस्तार पूरे भारत भर में हम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि वो आपके सम्राट को उन्होंने पराजित कर दिया। इतना बड़ा आपका बगल में क्या है, आपका एक और क्षेत्र है जहाँ नवाब है आपका, मतलब इसको सूबा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस राज्य में अवध को भी उन्होंने आपका परास्त कर दिया, और बंगाल को ऑलरेडी पहले जीत कर रखा था, लेकिन वो शासन भले नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर उनका अधिकार था। मतलब 1764 के बाद अंग्रेजों के आपके शक्ति में आपका असीमित क्या होगा, आपका वृद्धि हो गया, और उनका विस्तार क्षेत्र आपका पहले तो छोटा सा क्षेत्र था बंगाल, लेकिन बंगाल के साथ आपके भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या होगा, उनका अधिकार होगा। मतलब वो ताकतवर बनकर उभरे, बहुत बड़ी ताकत बनकर। कब उभरे, 1764 को, आपको समझना है। और जो मीर कासिम सबसे बड़ा उनके सामने जो रोड़ा था वो भी खत्म हो गया। बगल में एक आपको मुक्त का एक राज्य मिल जाएगा अवध, और बाकी जगह कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आपका एक और आपका शाह आलम द्वितीय को तराई चुके थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना 1765 का संधि होगा, इलाहाबाद की संधि पूछा जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि होगा, फिर द्वितीय संधि। प्रथम संधि में क्या होता है, ये जो अवध है, अवध इसको 50 लाख रुपए देगा। क्यों देगा, क्यों तुमने हम युद्ध हम नहीं जितना लड़े उसको हम क्षतिपूर्ति के लिए, युद्ध के लिए। अवध में आपको मुफ्त में व्यापार करेंगे कौन, अंग्रेज। मतलब व्यापार क्षेत्र बढ़ गया अवध तक, क्लियर। और अवध को पहली बार इन्होंने आपका सहायक संधि किया, पहली बार सहायक संधि करके यहाँ पर अपनी सेना को खुद रखा था। मतलब अवध के खर्चे पर अंग्रेज यहाँ पर अपनी सेना रखे, मतलब इनका विस्तार यहाँ तक हुआ पूरा यूपी में। और दूसरा आपका किससे आपका संधि किया, आपका दूसरी संधि आपका
आपके शाह आलम द्वितीय से, और शाह आलम द्वितीय को उन्होंने आपका पेंशन पर दे दिया, और उन पेंशन दिया उन्होंने कुछ आपका, और पेंशन देकर आपका बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार। ये चल रहा था अभी तक आपकी बंगाल की बात है। बंगाल में आपकी राजधानी है कलकत्ता। दूसरी ओर इधर आपका मद्रास में उनकी शक्ति बढ़ने लगी, और मद्रास में आपका एरिया उनका बढ़कर इतना हो गया। पहले छोटे जगह में थे। बंबई में भी देखे तो बंबई अब पहले बहुत छोटा था, अब बंबई बढ़कर बड़ा हो गया है, और बंबई भी क्या हो गया, कुछ आपका यहाँ एक क्षेत्र बढ़ गया, और ये आपका बंगाल। अभी तक अंग्रेजों का अब कितने आपके बन चुके हैं प्रांत, आपके 3। पहला प्रांत सबसे पहला कौन था, मद्रास। दूसरा प्रांत क्या है, बंबई। और तीसरा प्रांत क्या है उनका, आपका कलकत्ता, या इसको बंगाल बोलेंगे, राजधानी कलकत्ता। आ रहा है यहाँ तक आप लोग को समझ। अब इतने बड़े क्षेत्रों में अब अंग्रेजों का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। 1764 की हार के बाद, मतलब जीत के बाद, अंग्रेजों ने आपको उनकी शक्तियों में असीमित विस्तार हुआ। 65 की संधि में उन्होंने और भी ज्यादा विस्तार कर लिए। अब यहाँ पर आप बात समझने वाली यह है यहाँ पर कि 1765 में तो अंग्रेजों ने आपको 64 में युद्ध जीता, संधि भी कर लिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज अभी भी व्यापार ही के उद्देश्य से ही काम कर रहे थे। वो एक व्यापारी है, उनको कोई प्रशासन नहीं करना है। लेकिन अब उनको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, प्रशासन, क्योंकि वो फिर से किसी को नवाब बनाएंगे। यह शक्तिशाली नवाब, टेम्परेरी तो बनाएंगे वो लोग। यदि नवाब बनाते हैं तो नवाब बनाने से क्या होगा, उनको फिर मीर जैसे सिराजुद्दौला जैसे नवाब बन जाएंगे, मीर कासिम जैसे नवाब बन जाएंगे। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो भी अब 1765 के बाद बंगाल में नवाब, वो खुद नहीं बने, शासक नहीं बने, उनको शासन करना ही नहीं था। उन्होंने आपका क्या किया, यहाँ पर पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन मतलब जहाँ सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। और द्वैध शासन में क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक आपका नाम मात्र का शासक बनाया, नाम मात्र का नवाब बनाया, जिनको सिर्फ क्या करने दिया, प्रशासन का काम उसका, मतलब सड़क वड़क बनवाना है, नाली बनवाना है, साफ सफाई करवाना है, ये सब काम किसका है, नवाब का। और सारे जो अधिकार थे, सारे अधिकार, पावर, सब क्या रखे, खुद। सैन्य मतलब आर्मी किसकी होगी, अंग्रेजों की। राजा नाम मात्र का, उसके पास कोई आर्मी नहीं। उसकी सुरक्षा करने के लिए भी जो मेंबर रहते हैं बॉडीगार्ड, वो भी अंग्रेज उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके पास खुद की बॉडीगार्ड नहीं, समझ लो। सैन्य शक्ति किसके पास, अंग्रेजों के पास। राजस्व वसूलने का अधिकार, मतलब सारा पैसा कलेक्ट करके कौन लाएगा, अंग्रेज। वित्तीय अधिकार किसके पास है, अंग्रेज। मतलब सारे पावर जो अधिकार होते हैं अंग्रेजों के पास, और नाम मात्र का प्रशासन कर लिए नवाब बैठा कर रखा हुआ था। ठीक है, तो यहीं पर पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1765 के बाद। और मैंने आपको पहले ही बताया था 1757 में उन्होंने एक तो पहला लूट का काम चला था, 1757 से 1767 सबसे ज्यादा लूटा था इन्होंने। एक बार मौका मिला था, उनके मुंह में खून लग गया था, फिर अब दूसरा मौका मिल गया था यहाँ पर लूटने का, क्योंकि यहाँ पर आपके ब्रिटिश अधिकारी बहुत पावरफुल हो गए थे, अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे लोग, और उनको समझ आ गया था कि व्यापार करने से ज्यादा फायदा लूटने में ही करके। ठीक है, सीधा जाके लूट खसलूट का काम करो। और इसलिए इनका जो अधिकारी थे, हमारे ब्रिटिश के अधिकारी थे, उन्होंने अब क्या किया, आपका व्यापार को छोड़कर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आए थे, व्यापार को छोड़कर वो आपका लूट खसोट का प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने। और सीधा सीधा बंगाल के नवाब के खजाने पर, राजकोष पर उनका सीधा हाथ चले गया था। यहाँ पर अवध में उनका आपका व्यापार केंद्र बन चुका था, और बाकी यहाँ पर इन क्षेत्रों बाकी जहां जहां उनको लग रहा था वहां उन्होंने पूरा लूट करना प्रारंभ कर दिया। और इसलिए आपका भारत में जो ब्रिटिश आए हुए थे, उनकी जो व्यापार कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, आपका बर्बाद होने लगा। एक तरफ कंपनी क्या हो रही है, डाउन, और दूसरी तरफ अधिकारी जो थे, इनके जो वेतन पर काम करते थे, उनके संपत्ति में कहा जाता है कई ऐसे अधिकारी थे उनकी संपत्ति 100 गुना 150 गुना की वृद्धि हो गई। वो पहले आए थे आपका 1 एकड़ खरीदे थे, अब 200 एकड़ 150 एकड़ खेत खरीद डाले। 1 किलो सोना था 150-2 किलो सोना लेकर घूम रहा हो, समझ रहे। एक गाड़ी थी तो अब 50 गाड़ी हो चुका। मतलब कंपनी क्या हो रही थी, डाउन, और अधिकारी क्या हो रहे थे, आपका बढ़ रहे थे आपके। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा हो, साफ साफ समझ आ रहा है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं कंपनी से, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार में उनको लिप्त हो गए, भ्रष्टाचार हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी मति मारी गई थी, और उनको क्या करना था, सिर्फ पैसा कमाना था। और भर भर के कहाँ ले जा रहे थे, इंग्लैंड। और यहाँ पे जो अधिकारी होते थे ब्रिटिश, कहा जाता है जब वो अपने वापस घर जाते थे तो उन लोग घर वाले एक ही साल में पैसा वाले हो जाते थे। मतलब वो तो यहाँ अधिकारी के रूप में जब जाते थे अपने घर, तो उनका माना कि 1 मंजिला घर रहता था, तो अगले ही साल 10 मंजिला का घर बन जा रहा था। और पैसा कहाँ सारा, उसका वेतन के हिसाब से तो इतना भी नहीं बना पाता, लेकिन कहाँ सारा पैसा, भ्रष्टाचार। और इसीलिए आपके
वहां पर जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे नॉर्थ, उनका नाम है नॉर्थ, जब इनको पता चला ये सब बात हो रही तो उन्होंने नॉर्थ ने ही आपका 1771 में एक कमेटी बनाई। ये 5 साल तक उन्होंने खूब लूट खसोट कर काम किया। 1771 में कमेटी बनाई, इस कमेटी का नाम है सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। क्या कमेटी बनाई उन्होंने? सीक्रेट कमेटी का नाम बनाया कमेटी। और सीक्रेट कमेटी का काम यही था कि उनको पता करना था कि भारत में आखिर लोग कर क्या रहे हैं। क्लियर है? जब सीक्रेट कमेटी ने आपका पूरा आपका देखा यहाँ पर आकर, और जब यहाँ पर देखा तब उनको उन्होंने जो रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में बहुत ही आपके बहुत खतरनाक बातों का उल्लेख किया गया। और उस बातों में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उन्होंने पूरा अधिकारियों